नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, पिछले दिनों दो बड़ी घटनाएं जो हैं वो राजनीतिक पटल पर हो रही हैं हरियाणा के। उनमें एक घटना तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले ये कह रही थी कि सरकार अल्पमत में आ गई है, जब से 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी को। और इसके लिए उन्होंने पहले तो ये शर्त रखी कि जेजेपी अगर अपना लेटर देगी, इनिशिएट करेगी, तो हम जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम सरकार से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेंगे। लेकिन कल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथियों के साथ गवर्नर के पास गए, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो सरकार क्योंकि अल्पमत में है तो उसको भंग कर दें। ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है ये कि गवर्नर सीधे ही जो है वो सरकार को भंग कर दें। खास तौर से हाल फिलहाल में जब से सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा एक्टिव हुआ है और केशव भारती और एक दो कर्नाटक का एक विधानसभा हटाने को लेकर, चीफ मिनिस्टर हटाने को लेकर जब से निर्णय आए हैं। मोटे तौर पर अब ये एक संदेश है कि जो भी सरकार अल्पमत में है या नहीं है, या विश्वास है उसके पास हाउस का या नहीं है, ये फ्लोर पर ही टेस्ट होगा और कोई इसे टेस्ट नहीं करेगा। तो फ्लोर पर टेस्ट की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा घटनाक्रम है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान उठाता है, वो ये है कि भूपेंद्र सिंह जी जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए, तो राज्यसभा की सीट खाली हो गई है और उसका कार्यकाल अभी 2 साल बचा है। और इन 2 साल के लिए बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है कैंडिडेट उतारने की, लेकिन हुड्डा जी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। हालांकि वो मेन अपोजिशन पार्टी हैं और उन्होंने ये ओनस जो है ये सिर पर डाल दिया है जो दूसरे छोटे दल हैं, जैसे जेजेपी है या आईएनएलडी है। वो कहते हैं वो लोग उतारें तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। ये जो अपनी जिम्मेदारी है मेन अपोजिशन पार्टी की, उसको दूसरों के सिर पर डालना, ये कहाँ तक की समझदारी इसे कहा जाएगा। और अपने कैंडिडेट को क्यों ना उतारा जाए, चाहे हारने वाला हो चाहे जीतने वाला हो। तो वो डेमोक्रेसी में तो ये रूल ही है, कुछ लोग हारते हैं कुछ लोग जीतते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो चलता रहता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। तो इन सब पूरे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉलिटिकली वाइज मूव है भूपेंद्र हुड्डा जी का। इसके इसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ HCS ऑफिसर, अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनके बारे में पूरी समझ रखने वाले प्रेमचंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। नमस्कार जी। आप इस विषय पर क्या कहेंगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के सर पे डालना, इसे पॉलिटिकली वाइज मूव कहेंगे या पॉलिटिकली अनवाइज मूव कहेंगे? क्योंकि हुड्डा जी के जो करीबी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों खड़ा करें, हारना तो है ही, हार के फिर फजीहत क्यों लेनी, वो खड़ा कर लें जेजेपी वाले, हम उनको सपोर्ट कर देंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कमलकांत जी, हरियाणा में जब भी राज्यसभा का चुनाव आता है तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है। 2 बार के पिछले अनुभव ऐसे हैं, और 3 बार की अगर आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके गुट ने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया। ये आरोप नहीं लगा रहा मैं, ये विपक्ष का आरोप है, जो दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल है, उनका आरोप है। और जब आर के अनंत प्रत्याशी बने थे उस समय उनका जो समर्थन था वो इंडियन नेशनल लोकदल के पास विधायक थे और कांग्रेस के पास विधायक थे, और दोनों मिलाकर के संख्या इतनी ज्यादा बनती थी कि वो आसानी से जीत सकते थे। परंतु उस चुनाव में जीत हुई थी सुभाष चंद्रा की, और उसी से ये स्याही कांड जिसका नाम आया वो
फेमस हुआ था, उसमें आज किरण जी की स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा उस बात पे भी आज आक्षेप किया है। और इसके बाद के जो 2 चुनाव हैं, उनमें एक तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जी को हराने का है। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे, उनमें से एक विधायक ने बगावत की थी और खुलेआम की थी। कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे जवाब अपना मत दूंगा, और अगर एक घटा दिया जाए तब भी 30 विधायकों के साथ एक सांसद बन सकता था। एक और विधायक ने वोट नहीं दिया। अब वो छांटते रहे, ढूंढते रहे कि काली भेड़ कौन है। अजय माकन जी ने एक बड़ी सी चिट्ठी में लिख भी दिया था कि वो किरण चौधरी थी, उन्होंने टिक मार्क कर दिया था और वोट रद्द करवा दिया। आज किरण चौधरी जी उस पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में चली गई। आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, या कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कभी नहीं की, वो स्वयं पार्टी छोड़ करके चली गई। व्यवस्था चाहे जो भी रही हो, परंतु एक और महत्वपूर्ण चुनाव जिसकी आप जिक्र आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगता है कि मिली भगत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे राज्यसभा में जा रहे थे, जिनके कारण आज सीट खाली है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। उसके बाद की अगर स्थिति आप देखते हैं, सुभाष बराड़ा जी जब राज्यसभा में गए हैं, उस समय भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। आज स्थिति कांग्रेस की ऐसी है कि ना वो प्रत्याशी सामने ला सकते हैं, क्योंकि हार का डर उनको सताता रहता है। और मैं समझता हूं कि आपने जैसा जिक्र किया, लोकतंत्र में हार जीत के कोई मायने नहीं होते। एक पक्ष जीतता है, एक हारता है, परंतु अपनी ताकत का आंकलन अगर किसी को करना हो तो फिर सबसे अच्छा है, जैसे आपने कहा कि विधानसभा में या तो फ्लोर टेस्ट होता है, या फिर इस तरह के मतदान के जरिए भी पता चलता है कि आपके विधायक आपके साथ है नहीं है, और विपक्ष के दूसरे साथी आपका साथ देते हैं नहीं देते हैं। सबसे बड़े दल का नेता होने की जिम्मेवारी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निभानी चाहिए और अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। आज भी उनके पास 29 विधायक हैं, उनमें से एक विधायक कम हुआ है शायद, और सबसे बड़े दल की भूमिका बनती भी है कि वो प्रत्याशी उतारें और फिर अपने जितने बाकी लोग बचे हैं, क्योंकि बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है, उनके भी मात्र 41 विधायक हैं, और इस चुनाव को जीतने के लिए मैं समझता हूं कि अगर वो सच्ची नीयत से अपना प्रत्याशी उतारते हैं या किसी को प्रत्याशी बनाते हैं, तो उनको सब विपक्षी विधायकों के पास, निर्दलीय विधायकों के पास, जननायक जनता पार्टी के विधायकों के पास, इनेलो के विधायक या हलोपा के विधायक के पास जाना चाहिए कि मेरा एक गंभीर प्रयास नजर आए और सरकार को मैं घेरना चाहता हूं या सरकार को पराजित करना चाहता हूं, सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बाहर करने का मैं दम रखता हूं। तो मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी आज इस जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी ही दर्शा रही है, और ये कमजोरी आने वाले चुनाव में उनको नुकसान भी करेगी। देखिए, इसमें दो घटनाएं पीछे हो चुकी हैं। कि पहली घटना तो ये कि अभय सिंह चौटाला जी ने कल इस चीज को लेकर आईएनएलडी के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी आलोचना की। इसका मतलब ये है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मतलब क्या है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा ही है कि अपोजिशन को एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और वो साथ देने को तैयार है। हालांकि उनका एक ही विधायक है, स्वयं वो विधायक है। जेजेपी भी इस दिशा में अपनी डायरेक्शन पहले तय कर चुकी है, क्योंकि जो पिछला जब अल्पमत की बात की गई थी तो जेजेपी ने लेटर लेटर लिख के दे दिया था। उनके कितने कितने विधायक साथ में हैं कितने नहीं है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन लेटर लिख के दुष्यंत चौटाला की तरफ से दे दिया गया था। तो 10 उनके, एक अभय सिंह चौटाला, 3-4 जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनका समर्थन उनको पहले ही मिल चुका है। तो थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर आप भाग जाएंगे तो नैरेटिव वार में तो आप हार जाएंगे। आप तो पहले ही कहेंगे कि पहले ही आपने छोड़ दिया अगर ग्राउंड, तो आप नैरेटिव में तो हार गए कि कांग्रेस हारी हुई पार्टी, या फिर आप जितना मर्जी शोर मचाते रहिए। ग्राउंड पर जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं उसमें तो यही आएगा कि आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ग्राउंड पर लड़ने को आप तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों है?
नहीं, देखिए, एक तरफ तो आप राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं कि सरकार अल्पमत की है, उसे बर्खास्त कर दीजिए, नया विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, और उसको अल्पमत की सरकार सिद्ध करने का इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। यदि राज्यसभा का चुनाव जल्दी आता है और विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारता है, तो विपक्ष उस प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को हरा करके भी सिद्ध कर सकता है कि सरकार अल्पमत में है, या किसी फाइनेंशियल बिल पे कभी कोई बहस आती है, या फिर आपने अभी अविश्वास प्रस्ताव आप ले आए थे थोड़ा सा दिन पहले, तो उसका कोई मीनिंग नहीं थे उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव लाने के। वो कहीं ना कहीं सरकार की मदद करने का एक जरिया था, और अब भी इस तरह से कमजोरी दिखाना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के सामने घुटने टेकने जैसा काम है। एक चीज ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति आपको किस तरफ जाती हुई दिख रही है? क्योंकि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना नंबर वन, नंबर टू, कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चलने लगा है कि हुड्डा से बड़े जो चाणक्य हैं हरियाणा की राजनीति में, वो मनोहर लाल खट्टर साबित हो रहे हैं। हर जहां पर भी कोई दोनों के मुद्दे की बात आती है, तो उनका जो मैनेजमेंट होता है मनोहर लाल खट्टर का, वो बेटर साबित होता है बजाय हुड्डा जी के। तो ये भी देखिए नैरेटिव अपने आप में हार्म करने वाला है। कमल जी जी, जी चाणक्य जी जैसी स्थिति तो तब आएगी जब कोई स्पष्ट ये लगेगा कि ये आदमी मैनेज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। आज आपके पास नंबर की बात है, विधानसभा में तो सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 41 विधायक है, उनके साथ केवल एक निर्दलीय का साथ है, तब भी वो राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकते यदि विपक्ष मिलकर के एक प्रत्याशी उतारे और सभी को मनाने का प्रयास करे। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही के पास ही विपक्ष का दर्जा है, और विपक्ष के नेता को सबको मिला करके और एक सर्वदलीय बैठक बुला करके अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। हार जीत तो जब नंबर्स आएंगे तभी पता चलेगा। आप पहले से हार मान के बैठ जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं, मैं ये समझता हूं कि आपको डर है कि कहीं आपके विधायक इधर उधर ना चले जाए। आपने खुद भी कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। जब आप राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते हैं तो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। आपके साथ जननायक जनता पार्टी के 10 में से कितने विधायक आते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल आपका साथ देता है, नहीं देता? गोपाल कांडा जी की हलोपा आपका साथ देती है, नहीं देती है? बलराज कुंडू जी आपका साथ देते हैं, नहीं देते हैं? इस बात का टेस्ट तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो आपको क्यों लगता है, वही मेरा सवाल था प्रेमचंद जी, कि ये सब परिस्थिति समझते हुए भी, क्योंकि कम से कम आप फाइट में तो दिखेंगे। अगर आप फाइट में ही नहीं है तो आप तो मैदान छोड़कर पहले ही भाग गए। अगर आप मान देखिए, लीजिए एक वोट से हार भी जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या स्ट्रेटजी लगती है उनकी? क्या नहीं, सिर्फ ये डर दिखा? जब उनके पास नंबर पूरे थे होने के बाद भी हार तो गए थे, और वही डर उनको अब भी सता रहा है कि कहीं ना कहीं और विधायक उनके खिसक गए तो उनका जनाधार भी खिसकेगा, और इसी बात की वजह से शायद वो चुनाव से भाग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीति अगर करनी है तो चुनाव में हार जीत के मायने नहीं होते। राजनीति में आपको सामने वाले का मुकाबला करना होता है। हार हो जीत हो वो बात तो बाद की चीज है, वो तो आपका नंबर गेम आपको साफ साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के पास बहुमत है, विपक्ष का प्रत्याशी जीत सकता है। परंतु विपक्ष को साथ लेने की क्षमता यदि नेता में नहीं है तो फिर उसको कमजोरी माना जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं साठ गांठ के या मिली भगत के, तो फिर वो सिद्ध भी होते हैं। जी, आपने इस पूरी चर्चा में अपना दृष्टिकोण दिया कि दो कारण हो सकते हैं कि या तो कांग्रेस ये डर रही है कि हमारे विधायक भाग सकते हैं, तो इसको ना ही लड़ा जाए तो अच्छा है, या दूसरा कारण ये पॉसिबल है कि उनकी जो मिली भगत के आरोप लग रहे हैं हुड्डा जी के बीच में और बीजेपी के बीच में, वो कहीं सही उनकी पुष्टि होती है चुनाव ना लड़ने से। तो ये अब जी, दर्शकों को डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है और आप आगे का रुख क्या लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।